पुलिस लाइन में जाने का इंटरेस्ट तो मुझे बचपन से ही था और इसका श्रेय सबसे ज़्यादा जाता है बॉलीवुड मूवीज़ को, जिसको देख के मैं हमेशा अट्रैक्ट होती थी। यूनिफॉर्म मुझे एक तरह से अट्रैक्ट करता है। मैं एक टाइम टेबल सेट करके रखती थी कि मुझे इतने दिनों में एनी हाउ, चाहे मैं दिन में 2 घंटे पढूं या चाहे मैं दिन में 20 घंटे पढूं, लेकिन मुझे इस सब्जेक्ट को एनी हाउ कंप्लीट करना ही है। फिजिकल एक्टिविटी से ये नहीं है कि आपकी बॉडी थक रही है, बल्कि हमारा स्टेमिना बढ़ता है। डाउनफॉल्स वो आएगा ही आएगा, हम उस चीज़ को रोक नहीं सकते, हम डिस्ट्रैक्शंस को नहीं रोक सकते, हम डाउनफॉल को नहीं रोक सकते, वो होगा ही होगा। क्या आप गिरिए, सब गिरते हैं, मगर फिर उठिए और आगे बढ़िए। सूर्य नहीं उगा है, ये लड़की उठ के कहाँ जाती है, किसके साथ जाती है, क्यों इतने देर तक जाती है, कहाँ जा रही है, किससे मिल रही है, तो वो चीज़ें बहुत डिस्टर्बिंग होती हैं। बुक्स मैं कैसे सजेस्ट करूँ, क्योंकि मैंने कोई बुक फॉलो किया ही नहीं है। हेलो एवरीवन, दिस इज शुभम सिंह और मैं आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल A1 नौकरी पर। और जैसा कि आपने हमारे वीडियो में देखा, आशीष झा का इंटरव्यू काफ़ी आप लोगों ने प्यार दिया हमारी इस वीडियो को, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसा ही जैसे कि हमने आपको बताया था कि बस्तर जिले से 3 लड़कियों का सिलेक्शन हुआ है, उनमें से एक जिज्ञासा जी आज हम सभी के सामने, हम सभी को मोटिवेट करने के लिए मौजूद है। तो जिज्ञासा जी, आपका मैं हमारे इस यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूँ। थैंक यू सो मच मुझे इनवाइट करने के लिए और मुझे मौका देने के लिए कि मैं अपनी स्टोरी सबके साथ शेयर कर पाऊँ आपके ज़रिए। ओके, तो जिज्ञासा जी, आप अपने बारे में बताइए, आप कहाँ से हैं, कहाँ से आपने पढ़ाई वगैरह किया, हमारे दर्शकों को भी बताइए। जी, मैं स्वश्री गणेश यादव की बेटी जिज्ञासा यादव हूँ। मैं यहाँ के बस्तर एरिया के एक गांव माड़पाल से बिलोंग करती हूँ और मेरी शिक्षा दीक्षा सब जगदलपुर से ही हुई है और एसआई की तैयारी भी मैंने यही रहकर की है ऑनलाइन स्टडीज के जरिए और फिर मैंने यहीं से अपने सारे एग्जाम्स भी दिए हैं। ठीक, तो एसआई के बारे में आपने कैसे सोचा, कब आपको इसके बारे में पता चला? पुलिस लाइन में जाने का इंटरेस्ट तो मुझे बचपन से ही था और इसका श्रेय सबसे ज्यादा जाता है बॉलीवुड मूवीज को, जिसको देख के मैं हमेशा अट्रैक्ट होती थी। यूनिफॉर्म मुझे एक तरह से अट्रैक्ट करता है और क्योंकि मेरी फैमिली में, अभी मेरे पूरे खानदान में, मैं पहली लेडी ऑफिसर बनी हूँ। कि पहली लेडी ऑफिसर बनी हूँ और हमेशा से मैं कुछ ऐसा करना चाहती थी फैमिली में कि सब मुझे बोले कि किसी ने पहली बार किया है, तो मुझे पहली लेडी ऑफिसर बनना ही था, मैंने ठाना था। और फिर जब एसआई का नोटिफिकेशन आया, तब उस वक्त क्योंकि यहाँ पर जो आप नगरनार के एनएमडीसी के बारे में जानते होंगे, मैं वहाँ की लैंड लूजर भी हूँ, तो वहाँ पर भी मेरी जॉब लगी हुई थी। तो मगर मुझे उस चीज़ में इंटरेस्ट था नहीं बिल्कुल भी। मैं 9 to 5 जाकर एक जगह बैठ नहीं सकती, मुझे कुछ एक्साइटिंग करना था। और क्योंकि पुलिस डिपार्टमेंट में हमेशा हमेशा से ही मेरा इंटरेस्ट रहा है, तो उस वक्त मैंने अपना जॉब क्विट किया। आई थिंक ये 2018-19 की बात है और फिर मैंने एसआई की तैयारी शुरू की। ओके, तो एसआई का फॉर्म 2 बार आया, 2018 में पहली बार इसकी नोटिफिकेशन आई थी, फिर बीच में और ओपन, तो आपने कब इसका फॉर्म फिल किया? मैंने 2021 में फॉर्म फिल किया क्योंकि मेरा जो ग्रेजुएशन है वो 2019 में पूरा हुआ है। अच्छा, जी। ओके, तो एसआई का तैयारी आपने कैसे स्टार्ट किया? इनिशियल डेज में आपने क्लास ली या फिर आपने खुद से पढ़ाई किया, कैसे? पहले तो मैंने सेल्फ स्टडीज ही स्टार्ट किए थे, फिर मुझे लगा कि नहीं, गाइडेंस ज़रूरी है किसी भी एग्जाम के लिए, गाइडेंस बहुत ज़रूरी है, सही गाइडेंस होना। और मुझे किसी भी एग्जाम का एक्सपीरियंस था नहीं बिल्कुल भी, लेकिन मैंने अपना एक गोल सेट कर लिया था कि मुझे ये करना ही है, तो गाइडेंस बहुत ज़रूरी था। तो पहले तो मैं यूट्यूब के माध्यम से ही पढ़ाई करती थी, फिर उसके बाद मैंने राजपूत ट्यूटोरियल्स ज्वाइन किया प्रीलिम्स के लिए और वहाँ से मैंने प्रीलिम्स निकाला। फिर प्रीलिम्स निकला तो मैंने मेंस के लिए उड़ान आईएएस एकेडमी ज्वाइन किया, क्योंकि उड़ान आईएएस एकेडमी में जो रवि सर है, मुझे उनसे मैथ्स पढ़ना था, तो मैंने आईएएस एकेडमी ज्वाइन किया उड़ान का। फिर मेंस दे के फिर मैंने अपने फिजिकल पे ध्यान दिया। ओके, तो एसआई की परीक्षा के जैसे ही इसका नोटिफिकेशन आया, हमने देखा सिलेबस इसका काफी बड़ा है जी, बहुत। और प्लस प्री मेंस फिजिकल इंटरव्यू, और प्री में भी काफी अलग अलग सब्जेक्ट है इसमें। सीजीजीएस आपको पढ़ना है, इंडियन जीएस, मैथ्स, रीजनिंग, लैंग्वेज, तो ये सारे पोर्शन को आपने कैसे कवर किया? देखिए, हर इंसान सारे सब्जेक्ट्स में अच्छा नहीं हो सकता, हम कुछ सब्जेक्ट्स में अच्छे होते हैं, कुछ में कमजोर होते हैं।
तो मैं बस एक टारगेट लेके चल रही थी कि जिसमें मैं अच्छी हूँ उसे मैं और ज़्यादा बेहतर कर लूँ, और जिसमें मैं कमज़ोर हूँ उस पे ध्यान देके कम से कम मैं एक एवरेज लेवल पे आ जाऊँ। तो जिन सब्जेक्ट्स में अच्छी थी मैंने उनको बोलना चाहिए, मैं अपनी तैयारी के बारे में बताती हूँ कि मैं एक टाइम टेबल सेट करके रखती थी कि मुझे इतने दिनों में एनी हाउ, चाहे मैं दिन में 2 घंटे पढूं या चाहे मैं दिन में 20 घंटे पढूं, लेकिन मुझे इस सब्जेक्ट को एनी हाउ कंप्लीट करना ही है। और मैंने किया। और चाहे मुझे वो आ रहा हो ना आ रहा हो, एक टॉपिक कंप्लीट करो, कंप्लीट होता है तो तुरंत आप मॉक दो, तुरंत आप टेस्ट सीरीज दो, ताकि आपको पता चल सके कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। खुद को खुद से कंपेयर करो, हमेशा टेस्ट देते रहना बहुत जरूरी है तैयारी के लिए। तो मैंने ऐसे करके अपने सारे सब्जेक्ट्स पूरे किए थे। ओके, तो ये तो आपका सब्जेक्ट वाला पोर्शन हो गया जी। जैसा आपने पढ़ाई किया। जी। और इससे भी एक बड़ा मेजर पार्ट था ऐसा ही एग्जाम है फिजिकल, कि मैं खुद अपने पर्सनल ऐसे कई दोस्तों को जानता हूँ जिन्होंने एग्जाम तो क्वालिफाई किया बट फिजिकल में वो अटक गए। हम्म। तो फिजिकल का पोर्शन आपने कैसे कवर किया? देखिए, फिजिकल में 5 इवेंट्स हुए थे और मैं बोलूँगी काफ़ी टफ था बहुतों के लिए, इजी नहीं था बिल्कुल भी, वरना काफ़ी लोगों का सिलेक्शन होता, काफ़ी लोगों ने इंटरव्यू दिया होता। तो फिजिकल की तैयारी मैंने ऐसे की कि मैं सुबह के 3 बजे उठती थी, जो भी मेरा छोटा मोटा घर का काम है वो करके, फिर रनिंग करो, जो भी है जंपिंग करो, पहले जो भी ग्राउंड मिल जाए, लाल बाग ग्राउंड हो, जगदलपुर का क्रीड़ा परिसर हो, जहाँ भी हमें मौका मिला हमने प्रैक्टिस की है। और मैं अपने फिजिकल फिजिकल निकालने में जो सबसे बड़ा क्रेडिट है मैं वो देना चाहूंगी ब्रिजेश शुक्ला सर को। ये कमांडेंट के पोस्ट पे हैं सीआरपीएफ में, और इन्होंने हमें ग्राउंड में देखा एक दिन प्रैक्टिस करते हुए, और उन्होंने खुद इंटरेस्ट लिया कि वो आए और हमको सिखाएं। उन्होंने हमसे कोई फीस नहीं ली, उन्होंने कभी हम पे कोई हक एकदम नहीं जताया, उन्होंने कहा कि मतलब बस आके उन्होंने सिखाना चालू कर दिया और हमने उनको फॉलो किया। मैं और जितने भी मेरे साथी हैं जिनका सिलेक्शन हुआ है। बारिश का मौसम था, लालबाग ग्राउंड क्योंकि हम जानते हैं सिंथेटिक ग्राउंड नहीं है, तब हमने क्रीड़ा परिसर में शिफ्ट किया अपनी सारी प्रैक्टिस को। वहां पर ब्रिजेश शुक्ला सर आते थे और वो हम ट्रेन करते थे हमें सबको। ओके, तो फिजिकल एक्टिविटी आपने अलग अलग ग्राउंड से सीखी और जी। कंटिन्यू अलग 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 लोगों का मार्गदर्शन आपको मिलता रहा। तो अगर लड़के से अगर हम कंपेयर करते हैं तो लड़के थोड़े ज्यादा फिजिकल एक्टिव फिट रहते हैं, और मतलब मैं जस्ट एक कंपेयर कर रहा हूँ। और गर्ल्स जो है थोड़ी सी, और गर्ल्स का ऑलरेडी हेल्थ रिलेटेड इशू के कारण कंटिन्यूटी ब्रेक होता है, हम्म। तो उसको आपने कैसे मेंटेन किया? देखिए, अब वो तो भगवान ने बनाया है, नेचर ने ऐसा बनाया है कि जो लड़के हैं वो फिजिकली लड़कियों से कंपेयर टू गर्ल्स वो ज्यादा स्ट्रांग है। ठीक है, उस चीज में हम इक्वालिटी की बात नहीं कर सकते, वो ज्यादा स्ट्रांग है। और लड़कियां जो कंटिन्यूटी मेंटेन नहीं कर पाती हैं उसका सबसे बड़ा रीजन होता है मेंस्ट्रुएशन साइकिल उनका, जो हर महीने वो ब्लीड करती हैं। बट वो एक मिथ है कि उसकी वजह से हमें कमजोर समझा जाता है, वो हमारे हेल्दी होने की निशानी है। हम अगर ब्लीड कर रहे हैं दैट मीन्स कि वी आर हेल्दी, हमारे सिस्टम एकदम सही चल रहा है, इसलिए हम ब्लीड कर पा रहे हैं। तो हाँ, वो एक ब्रेक लग जाता है मैं मानूंगी, लेकिन वो कोई बहुत लंबा ब्रेक नहीं होता है, 2-3 दिन का ब्रेक है। आप 2-3 दिन रेस्ट कीजिए, बॉडी को रेस्ट भी चाहिए। अगर आप कंटिन्यूसली किसी मशीन को चला रहे हैं तो वो खराब होगा, तो उसको रेस्ट भी देना होता है। तो वो एक अच्छा टाइम होता है लड़कियों को रेस्ट करने के लिए। तो उसको एक प्रिविलेज की तरह देखिए, मैं गर्ल्स को बोलूंगी, रेस्ट करिए और रिवॉल्व हो जाइए। ग्रेट, काफी बढ़िया लग रहा है आपसे बात करके, काफी मोटिवेटेड है आप। तो दोनों तैयारियों के बीच आपने बैलेंस कैसे रखा? क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट्स से हमने और काफी लोगों से बात किया, देखा कि फिजिकल एक्टिविटी आप करते हो तो काफी ज्यादा थक जाते हो, थकने के बाद फिर पढ़ाई का मन नहीं करता। तो फिजिकल एक्टिविटी और अपने पढ़ाई दोनों को आपने कैसे बैलेंस रखा? मैंने एक टाइम टेबल सेट करके रखा था कि मुझे इतने से इतने पढ़ना है, इतने से इतना मुझे अपनी फिजिकल एक्टिविटी करनी है। और फिजिकल एक्टिविटी सही से करनी है तो हमें चाहिए कि हमारा डाइट सही हो। जब हम डाइट अपना सही रखते हैं, हम जंक फूड नहीं खा रहे, हम ऑयली नहीं खा रहे, हम बहुत ज्यादा स्पाइसी नहीं खा रहे, तो और फिजिकल एक्टिविटी से ये नहीं है कि आपकी बॉडी थक रही है, बल्कि हमारा स्टेमिना बढ़ता है, हमारा मेंटल हेल्थ अच्छा हो जाता है। अगर आप फिजिकली फिट हैं तो आप मेंटली भी अपने आप ही फिट हो जाते हैं। तो फिजिकल एक्टिविटी अपना सही रखना, खुद को फिजिकली फिट रखना, वो हमें पढ़ाई में भी बहुत हेल्प करता है, मैं ये बोलूंगी। ओके, मेंटल हेल्थ की आप बात कर रहे हैं हम्म। तो ऐसा भी हमने देखा है कि एक
अच्छे मोटिवेशन के साथ हम किसी भी एग्जाम की तैयारियां तो शुरू करते हैं और लगे भी होते हैं काफी अच्छे तरीके से, अपना 100% जितना भी हम दे पाते हैं। फिर भी कई बार ऐसे होता है कि रिजल्ट हमारे फेवर में नहीं आते, रिजल्ट फेवर में नहीं आते, या फिर मन कभी पढ़ने का नहीं करता, काफी अप्स एंड डाउन्स आते हैं। तो इन सब सिचुएशन में आपने अपने आप को कैसे बैलेंस रखा? देखिए, किसी को भी ना, मैं ये मानती हूँ कि मेहनत से ज्यादा और किस्मत से कम नहीं मिलता है। जो हमारी किस्मत में लिखा है और उसके लिए हमने मेहनत किया है तो वो हमें मिलेगा ही। डाउनफॉल्स वो आएगा ही आएगा, हम उस चीज को रोक नहीं सकते, हम डिस्ट्रैक्शंस को नहीं रोक सकते, हम डाउनफॉल को नहीं रोक सकते, वो होगा ही होगा। तो ये नहीं कि आज गिर गए, मैं एक बच्चे का एग्जाम्पल दूंगी कि एक बच्चा खेल रहा है और वो गिर गया, तो ये नहीं होगा कि उसने दूसरे दिन से खेलना ही बंद कर दिया। दूसरे दिन वो अपना टूटा हुआ पैर लेके भी जाएगा खेलने, मगर वो जाएगा। तो एक मोटिवेशन वहां से भी मिलता है कि आप गिरिए, सब गिरते हैं, मगर फिर उठिए और आगे बढ़िए। डाउनफॉल सबका होता है, आपको रोना है, आप थोड़ी देर बैठ के रो लीजिए, लेकिन खुद के आंसू खुद को ही पोंछने पड़ते हैं, कोई नहीं आएगा पोंछने के लिए। अपने आंसू पोंछो, आगे बढ़ो, बस। ओके। तो इन तैयारियों के दौरान आपके दोस्तों का, फैमिली वालों का क्या आपके ऊपर सपोर्ट रहा, कैसा रहा उनका? मेरे पापा अभी 1.5-2 महीने हो गए, उनकी डेथ हो चुकी है 1 अक्टूबर को। उनका काफी सपोर्ट रहा मुझे, और ये एक तरह से उनका भी सपना था कि वो अपनी बेटी को वर्दी में देखें। अनफॉर्चुनेटली वो नहीं देख पाए, उस चीज का मुझे हमेशा दुख रहेगा, मगर खुशी भी है। पापा जहाँ भी होंगे आशीर्वाद तो हमेशा मेरे साथ ही है। और एक तो उनका बहुत सपोर्ट था मुझे, जब भी चाहे फिजिकल के लिए हो या इंटरव्यू के लिए हो, हमें रायपुर जाना होता था क्योंकि यहाँ पर सेंटर है नहीं। जब भी मैं उनसे बात करती थी कि पापा जाना है, तो बस वो पूछते थे कितने पैसे चाहिए, और उनके पास ना भी हो तो वो कहीं ना कहीं से निकाल कर ले आएंगे, ये होता था। तो उनका काफी सपोर्ट रहा मुझे। मेरे फ्रेंड्स का बहुत सपोर्ट रहा मुझे, और फ्रेंड्स तो मैं नाम भी लेना चाहूंगी, निशा, पायल, केसर, श्रुति, मेरा बॉयफ्रेंड सागर, सबका बहुत सपोर्ट रहा है मुझे। ओके। तो जैसा कि आपने भी रिजल्ट देखा, बस्तर जिले से केवल 3 ही गर्ल्स का सिलेक्शन हुआ है। तो गर्ल्स क्यों पीछे रह जा रही है बस्तर क्षेत्र से, आपको क्या लगता है? बस्तर क्षेत्र, जैसा कि आप जान रहे हैं, एक पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, बहुत ज्यादा डेवलप्ड एरिया नहीं है। तो यहाँ पर 2 वर्ग में बढ़ जाते हैं लोग। एक जो बहुत ज्यादा प्रिविलेज्ड है, वो फिजिकल फिटनेस को जरूरी नहीं मानते और वो चाहते हैं कि उनके बच्चे सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दें। फिर एक हो जाते हैं जो थोड़े से पिछड़े हुए फैमिलीज से आते हैं, वो लड़कियां क्योंकि घर में हमेशा से काम कर रही हैं, बाहर का काम कर रही हैं, तो फिजिकली तो वो फिट हैं, लेकिन वो पढ़ाई में पीछे हो जाती हैं। और आपको कोई कंपटीशन निकालना है, स्पेशली इस फील्ड में, तो ये चीज आपका मेंटल फिटनेस भी मांगता है, आपका फिजिकल फिटनेस भी मांगता है। तो कहीं ना कहीं जो अपर क्लास हैं वो फिजिकल फिटनेस में मार खा रहे हैं, और जो नीचे जो अनप्रिविलेज्ड लोग हैं वो कहीं ना कहीं एजुकेशन में मार खा रहे हैं। तो एक रीजन ये है। और एक रीजन जो मैंने भी फेस किया है वो है कि बस्तर बहुत ही खूबसूरत जगह है रहने के लिए, मगर प्रॉब्लम तब आता है जब हम यहाँ के लोगों की मेंटालिटी के साथ डील करते हैं, जो आज भी बहुत पीछे चल रहा है। उनके लिए लड़कियों का दौड़ भाग करना, बाहर निकल के काम करना, रात को घूमना, लाइक ये सब चीजें एक टैबू है। उनके लिए ये चीजें बहुत ही इनडिसेंट हैं। तो लड़कियां उस वजह से भी पीछे हो जाती हैं कि अगर हम निकल कर ये सब करते हैं, हम ये सब करने का सोचते भी हैं, तो 4 लोग क्या कहेंगे, मेरा पड़ोसी क्या कहेगा, मेरे रिश्तेदार क्या कहेंगे। ये चीज मैंने भी फेस किया है। जब मैंने आपको बोला कि फिजिकल के वक्त मुझे 3 बजे उठना पड़ता था अपने प्रैक्टिस के लिए, तब मैंने इतनी गंदी चीजें सुनी है खुद अपने मोहल्ले वालों से कि सूर्य नहीं उगा है, ये लड़की उठ के कहाँ जाती है, किसके साथ जाती है, क्यों इतने देर तक जाती है, कहाँ जा रही है, किससे मिल रही है। तो वो चीजें बहुत डिस्टर्बिंग होती हैं। मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं बचपन से थोड़ी रिबेलियस रही हूँ, तो मैं मैंने एक कान से सुना, एक से निकाला और मैं आगे बढ़ गई। लेकिन ये सबके लिए पॉसिबल नहीं होता ना, सब मेंटली इतने स्ट्रांग नहीं हो सकते कि आप किसी की नेगेटिव चीजों को ले रहे हो फिर भी आप अपने आप पे ही ध्यान दे रहे हो। कुछ लोग बस सुनते हैं, उस चीज को बहुत दिल से लगा लेते हैं और वो रुक जाते हैं। तो एक रीजन ये भी है कि बस्तर आगे नहीं बढ़ पा रहा है। अगर बस्तर को आगे बढ़ाना है तो बस्तरियाओं को पहले बदलना पड़ेगा, अपनी सोच बदलनी पड़ेगी और अपनी बेटियों को आगे लाना पड़ेगा। ओके। तो अब आप ऐसा ही बन चुके हैं।
तो वही सारे लोग जो आपको ताना मारते थे, अब उनका क्या रिएक्शन है? अब तो मैं बोलूंगी कि मुर्दे भी जिंदा हो उठे हैं। जिनके लिए मैं क्या बोला चाहिए, आंखों का कचरा थी, वो भी मुझे जिस दिन रिजल्ट आया, सब मुझे फोन करके बधाई दे रहे हैं कि हमें तुझ पे बहुत गर्व है, तूने कर दिखाया, हमें पता था कि तू कर लेगी। तो ये चीज सुन के बहुत अच्छा लगता है कि चलो कम से कम अब तो कुछ अच्छा बोल रहे हैं। पर एक टाइम था कि बहुत ही मेंटल टॉर्चर था हमारे लिए वो फेज। अभी हम हंस के भी इसलिए बता पा रहे हैं क्योंकि वो फेज गुजर चुका है। अगर आप रिजल्ट आने के पहले हमसे मिले होते तो हम यही चीजें रोकर बता रहे होते आपको। अभी हंसी आ रही है। कि तो आपने बस्तर के बारे में बताया है ना, थोड़ा सा अपने विलेज साइड का माइंडसेट के बारे में भी बात किया, और लोगों को अपने आगे बढ़ने के लिए भी आप हमें सारे दर्शकों को कह ही रहे हैं। तो अब आप एसआई बन जाएंगे तो आपका क्या कंट्रीब्यूशन आप देना चाहेंगे हमारी सोसाइटी को? सोसाइटी के लिए मेरा कंट्रीब्यूशन ये रहेगा, मैं हमेशा चाहूंगी कि मोटिवेटेड रखूं लोगों को, आगे बढ़ूं। मैं अकेली पूरा समाज नहीं बदल सकती, लेकिन अगर मुझे देखकर एक लड़की भी अगर आगे आती है, एक लड़की या एक किसी भी पेरेंट्स का अगर सोच बदलता है मुझे देख के, तो वही मेरा सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा। तो जिज्ञासा, जनरली ये देखा गया है कि गर्ल्स को ग्रेजुएशन के बाद सब समाज वाले, परिवार वाले शादी के लिए फोर्स करने लगते हैं। तो आपने फिर अपना ऑलरेडी एक जॉब था, उस जॉब को छोड़ा और आप फिर वापस एसआई की तैयारियां में लगे, और ऑलरेडी फैमिली वाले के ताने तो मिल ही रहे थे। तो इस बीच ये शादी के लिए क्या आपको फोर्स किया गया? मैं 27 ईयर्स की हूँ। ओके। तो बस्तर बस्तर क्या बोलना चाहिए, इंडिया में 27 ईयर्स की होना और अनमैरिड होना, ये बहुत मुश्किल चीज है। और ये तो आपने बहुत ज्यादा टाइम बता दिया कि ग्रेजुएशन के बाद शादी के लिए बोला जाता है। बस्तर एक ऐसी जगह है, बस्तर की मैं क्या बात करूं, मेरे गांव में ही मैंने इतने सारे एग्जाम्पल्स देखे हैं जहाँ 18 की लड़की हुई नहीं कि उसके पेरेंट्स उसकी शादी करवा देंगे। 1 साल के बाद जो खुद एक बच्ची है वो अपने साथ एक बच्चा लेकर घूमेगी, और उस चीज पे पेरेंट्स बहुत प्राउड फील करते हैं कि अरे वाह, हमारी बेटी मैरिड है, उसका अभी एक बच्चा है, अगले साल एक और बच्चा हो जाएगा। वो इस चीज को बिल्कुल भी सोच नहीं पाते कि उन्होंने अपनी बेटी की सारी कैपेबिलिटीज को दबा दिया। जो वो आगे बढ़कर बहुत कुछ कर सकती थी, उसको उसने पीछे कर दिया पेरेंट्स ने, और एक बच्चा हाथ में दे दिया। और उस चीज पे, जिन पे, ये बहुत ही शर्मनाक बात है। ऐसे पेरेंट्स को शर्म आनी चाहिए, लेकिन वो उस पे गर्व करते हैं और अपनी बेटियों को दबाते हैं। तो मेरे साथ, मैं हमेशा से थोड़ी जिद्दी रही हूँ, रिबेलियस रही हूँ, तो मुझे तो मतलब हाँ, फोर्स किया गया, ऐसा नहीं है। रिश्ते आते थे, तो अब मैं नाम नहीं लूंगी, लेकिन मेरे परिवार में मुझे किसी ने बोला था कि अगर ये शादी नहीं करेगी तो मैं फांसी लगा लूंगा या लगा लूंगी। तो मेरा ये जवाब था कि खुशी खुशी लगा लो, क्योंकि आप फांसी लगा लोगे, आप एक दिन मर जाओगे। आपके एक दिन का मरने का सोच के मैं जिंदगी भर अपने आप को नहीं मार सकती शादी करके, है ना। मुझे कुछ करना है, लाइफ में आगे बढ़ना है। और अगर मैं उस दिन शादी कर लेती हूँ, तो शादी अब 1-2 दिन वाली चीज नहीं है ना, पूरी लाइफ टाइम की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो मैं हर एक दिन मरूंगी, मैं हर एक दिन मरूं, इससे बेटर है कि आप एक दिन में मर जाओ, वो ज्यादा अच्छा होगा मेरे लिए। क्योंकि सेल्फिश बनना पड़ता है। अगर स्पेशली आप लड़की हैं, समाज आपको कभी ऑब्जेक्टिफाई करना बंद नहीं करेगा। तो अपने आप को एक अगर ऑब्जेक्ट नहीं बनाना है तो खुद के लिए स्टैंड लेना पड़ता है, चाहे कोई कुछ भी बोले। जो बोलने वाले हैं वो, जैसे मेरा रिजल्ट आते ही सब अच्छे बन गए, सबकी जुबान मीठी हो गई, मीठी बन जाती है। तो सबको इग्नोर करो जो भी ऐसी बातें बोल रहे हैं, और अपने लिए स्टैंड लो। मैं गर्ल्स से यही बोलूंगी शादी को लेके कि मत करो, जितना लेट कर सकते हो करो, अपने करियर पे ध्यान दो, पढ़ाई करो, जो भी आपका गोल है उस चीज को अचीव करो। उसके बाद आप, पूरी जिंदगी बची है शादी के लिए, पूरी जिंदगी आपको झेलना है शादी को, तो आप उसके बाद शादी करिए, पहले मत ओके। करिए। तो अब तो आपके पास पावर भी है, आप कैपेबल भी हो, अब आप स्टेबल भी हो गए, तो अब आपका क्या प्लान है शादी का? प्लान है, मेरी लाइफ में एक लड़का भी है जिसका नाम कल्पनील बड़कस है। और अभी जैसे ही ट्रेनिंग मेरी खत्म होती है तो हम शादी करने भी वाले हैं। उसका बहुत सपोर्ट रहा है। जब जब मैं, जैसे कि रिजल्ट भी डिले हुआ आपको पता है, तो मैं बहुत बार डिमोटिवेट हो जाती थी, बहुत उदास हो जाती थी कि अब क्या होगा आगे, होगा भी कि नहीं होगा, मेरा तो करियर खत्म हो रहा है अब मैं। क्योंकि जब आपने किसी चीज का 5-5 एग्जाम निकाला है और उसके बाद आप
वेट कर रहे हैं तो हम दूसरी चीज की तैयारी नहीं कर पाते हैं, उतनी हिम्मत नहीं आती। दोबारा वो हिम्मत कहाँ से लाए, दोबारा 3 बजे कैसे उठे, दोबारा सारी पढ़ाइयाँ कैसे करें, तो वो बहुत मुश्किल होता है वापस से कर पाना। तो उस वक्त वो मेरे साथ खड़ा होकर मुझे बोलता था कि बस सरेंडर कर दे, भगवान के हाथ में सब कुछ छोड़ दे, वो जैसा करेंगे बहुत अच्छा करेंगे। तो वैसा हुआ, मैंने भगवान के हाथ में सब छोड़ दिया, और जो भी हुआ, अभी मैं मानती हूँ कि पास्ट में जो भी हुआ, जो अच्छा हुआ जो बुरा हुआ, सब अच्छे के लिए हुआ। और आज भी जो हो रहा है अच्छा ही हो रहा है, और भगवान करे फ्यूचर में भी सब कुछ अच्छा ही हो। ओके। तो जैसा कि हम सबको पता है कि अभी आगामी फिर से एसआई की भर्तियां होने वाली है और काफी सारे अभ्यर्थी वापस तैयारियों में लग गए, जी। है ना। तो नए अभ्यर्थी जो तैयारियों में लगे हैं, आप उनको बताना चाहिए, आप उनको बताइए कि वो कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, तैयारियां कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। मैं नए एस्पिरेंट से मैं ये कहूंगी कि आप एक प्रॉपर गाइडेंस के साथ अपनी तैयारी कीजिए। ये नहीं कि आप घर पे बैठ के बस पन्ने पलट रहे हैं, ऐसे तैयारी नहीं होती है। आप कोचिंग सेंटर्स ज्वाइन करिए। सेल्फ स्टडी से वो बहुत मुश्किल होता है करना, गाइडेंस बहुत जरूरी है। और अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो आप यूट्यूब है, गूगल है, जहाँ पे फ्री क्लासेस चलती हैं। इवन कोचिंग सेंटर्स अब ऐसे हो गए हैं कि जो भी अंडर प्रिविलेज्ड लोग हैं उनको फ्री कोचिंग भी देते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप पैसे लाएंगे तो ही हम आपको पढ़ाएंगे। बहुत सारे कोचिंग सेंटर्स ऐसे हैं, राजपूत ट्यूटोरियल है, उड़ान आईएएस एकेडमी है। तो एक प्रॉपर गाइडेंस लीजिए, प्रॉपर नोट्स बनाइए। अगर आपको पढ़ना है तो नोट्स बहुत जरूरी हैं। आप सुन के नहीं पढ़ सकते, आप छोटा सा दिमाग है, आप कितनी चीजें दिमाग में रखेंगे। नोट्स बहुत जरूरी है, नोट्स रखिए प्रॉपर। टेस्ट दीजिए प्रॉपर, टेस्ट तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जितनी बार आप दे सकें। जब तक आप सेटिस्फाइड नहीं हो जाते हैं खुद से कि नहीं यार ये टॉपिक अब मेरा कंप्लीट हो चुका है, कुछ अब इसमें से बचा नहीं है जो मुझे नहीं आता है, जब तक आपको फील ना हो कि मुझे अब सब आता है, तब तक आप टेस्ट देते रहिए। टॉपिक्स पढ़िए, टेस्ट दीजिए। और मैं ये कहूंगी कि खुद को परखने का सबसे अच्छा तरीका तो टेस्ट ही है। तो आपने पहले प्री का तैयारी किया, जी। फिर मेंस का किया, या फिर आपने दोनों सब्जेक्ट को एक साथ लेकर चला, क्योंकि दोनों ऑब्जेक्टिव पैटर्न में था। जी। वैसे सीजीपीएससी हम देते हैं तो दोनों का अलग अलग स्ट्रेटेजी रहता है, एक ऑब्जेक्टिव है एक सब्जेक्टिव है। तो इसके लिए आपने कैसे अपना स्टडी प्लान रखा। मैंने एक एक एग्जाम की तैयारियां की, मैंने एक एक सब्जेक्ट को पकड़ा, मैंने प्रॉपर नोट्स बनाए, मैंने प्रॉपर गाइडलाइन लिया। उसके बाद मैं ये भी कहूंगी कि आपकी संगति भी अच्छा होना जरूरी है। आपके ऐसे दोस्त हों, आपकी संगति ऐसी हो कि वो लोग आपको मोटिवेट करे पढ़ने के लिए। ये नहीं कि चल यार घूम के आते हैं, चल आज मूवी चलते हैं, शादी में चलते हैं। नहीं, मेरे दोस्त इतने सपोर्टिव रहे हैं कि वो मुझे फोन करके पूछते थे कि कितना कंप्लीट हुआ, कितना तूने किया, ये हो गया ये हो गया, पढ़ रही है कि नहीं। इनफैक्ट मुझे वो डरा देते थे, अगर मैं एक दिन भी अगर मैं ग्राउंड ना जाऊं। तो मेरी फ्रेंड है, एक्चुअली वो मेरी फ्रेंड की बहन है, केसर देवांगन। वो मुझसे रोज कॉल करके पूछती थी कि दीदी आप आज ग्राउंड गए कि नहीं गए। और एक दिन भी अगर गलती से मेरे मुंह से निकल गया कि मैं नहीं गई हूँ, तो उसका ये कहना होता था कि आपको पता है आज कितने सारे लोग गए होंगे और वो सब आपसे आगे निकल गए। तो एक ये डर होना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली हम एक कंपटीशन में हैं। तो हमेशा खुद को दूसरों से बेहतर रखना, ये इस दिमाग में होना चाहिए कि मुझे उससे बेहतर बनना ही है। अगर कंपटीशन निकालना है तो एक हेल्दी कंपटीशन तो होना ही चाहिए ना। हमेशा आप एक डर बना रहे कि कोई और मुझसे आगे निकल चुका है, मुझे उसको पीछे करना है। क्योंकि पोस्ट आते हैं चंद भर के, और कंपटीशन इतने सारे कैंडिडेट्स हैं लाखों में। तो जब तक आप यहाँ पर अच्छा होना काफी नहीं है कि आप स्टडीज में अच्छे हैं, फिजिकल भी ठीक ठाक है, नहीं, आपको बेस्ट बनना है, आपको एक एक्सेलेंसी लेवल हासिल करना है, तब जाके आप आगे बढ़ सकते हैं। ओके। इंटरव्यू का आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा, क्या क्या क्वेश्चन आपसे किया गया इंटरव्यू में। इंटरव्यू तो मेरा बहुत अच्छा रहा। इनफैक्ट बस्तर डिस्ट्रिक्ट में मैंने इंटरव्यू में टॉप भी किया है। कि और मैं बहुत रॉ थी क्योंकि मैंने कोई मॉक नहीं दिया था, जगदलपुर में कहीं पर भी मैं मॉक इंटरव्यू नहीं दे पाई। तो मैं थोड़ी सी डरी हुई भी थी कि अब सबने दिया हुआ है, मेरा इंटरव्यू कैसा जाएगा। बट जो भी आंसर्स निकले मेरे, वो किसी का सिखाया हुआ, किसी का बताया हुआ या दिखाया हुआ नहीं था, जो था बहुत ही ऑनेस्ट था। तो जब आप ऑनेस्ट होते हैं तो ये चीज जो इंटरव्यूअर्स हैं उनको पता है, जो इंटरव्यू ले रहे हैं, कि सामने जो बैठा है वो आंसर्स रट के आया है या वो अपने दिल से आंसर दे रहा है। तो अपने आप को बहुत ही रॉ रखिए, ऑनेस्ट रखिए,
और आप उनके सामने दिल खोल के बातें करिए, उन्हें बहुत यही अच्छा लगता है। अच्छा, तो इंटरव्यू में आपसे केवल फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे गए या सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए? कोई कैसा, कोई एक दो अगर क्वेश्चन आपको याद हो शेयर करना चाहे तो? बिल्कुल, पहले तो फैक्चुअल भी क्वेश्चंस थे, मेरे हॉबीज को लेके पूछा गया, मेरे डेट ऑफ बर्थ को लेके क्वेश्चंस पूछे गए, महिला संरक्षण में जो भी कानून बने हैं नेशनल लेवल पे या स्टेट लेवल पे, उन सब कानूनों के बारे में पूछा गया। क्योंकि मैं बस्तर से हूँ तो नक्सलिज्म पे काफी क्वेश्चंस आए, और नक्सलिज्म को ही लेके कुछ सिचुएशंस क्रिएट किए गए मेरे लिए और उससे भी क्वेश्चंस बनाए गए। और क्योंकि आप एक पुलिस फील्ड में जा रही हैं तो संविधान का ज्ञान बहुत जरूरी है, तो संविधान से भी काफी क्वेश्चंस पूछे गए। ओके, तो आपने अपना इंटरव्यू के लिए आपने, जैसे आपने बताया, कोई भी तैयारियां नहीं की थी जी। है ना, और प्री और मेंस के दौरान ही आपने जो पढ़ा था और एक ऑनेस्ट वे पे आपने आंसर दिया और इंटरव्यू को भी आपने काफी बढ़िया से निकाल लिया। ओके, आगामी जो अभ्यर्थी है आप उनको कोई बुक सजेस्ट करना चाहेंगे तैयारियों के लिए? बुक्स मैं कैसे सजेस्ट करूं, क्योंकि मैंने कोई बुक फॉलो किया ही नहीं है अपनी तैयारी में। मैंने जो भी किया वो अपने नोट्स के जरिए किया, क्योंकि जो भी हमें कोचिंग में पढ़ाया जा रहा था मुझे ऐसा फील हुआ कि वो सफिशिएंट है। तो जो भी वो पढ़ाते थे मैं प्रॉपर उनके नोट्स बनाती थी और मैं उसी को बार बार रिवाइज करती थी। जब तक मुझे एक एक लाइन मेरे दिमाग में ना छप जाए मैं बस उसी को रिवाइज करती थी, मैंने कोई बुक फॉलो नहीं किया। ओके, तो आपने गर्ल्स के बारे में बात की, आपने खुद अपना अनुभव बताया कि कैसे लोग आपको इतना ताना मारते थे, फिर भी आपने उनको नेग्लेक्ट करते हुए आज आपने अपना एक सफलता आपने हासिल किया। तो गर्ल्स के लिए स्पेशली बस्तर से जब हमारी जितने भी बहनें इस वीडियो को देख रही हैं, आप उनके लिए कुछ संदेश देना चाहेंगे? मैं बस ये बोलूंगी कि आपको डिस्ट्रैक्ट करने वाले लोग, आपको पीछे खींचने वाले लोग, वो पूरी जिंदगी आपको मिलेंगे। ये नहीं है कि आपने कुछ हासिल कर लिया है तो अब ऐसे लोग मिलना बंद हो जाएंगे, वो पूरी जिंदगी में मिलेंगे। तो हम पूरी जिंदगी रोते नहीं बैठ सकते, पूरी जिंदगी हम अपने आप को पीछे नहीं ढकेल सकते। तो बेहतर है आप बस इन तानों को, लोगों की बातों को एक कान से सुनिए, एक कान से निकालिए और आप आगे बढ़िए, क्योंकि कोई आपको खींच के आगे नहीं बढ़ा सकता। आप एक घोड़े को भी अगर प्यास लगी है तो आप तालाब तक लेके जा सकते हो, पानी निकाल के उसके मुंह पे नहीं डाल सकते, वो खुद से पानी पीना होता है। तो खुद को आगे खुद बढ़ाइए। ओके, तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा, हमने अभी बात किया और काफी इनका संघर्ष भरा जर्नी रहा, लोगों के काफी ताने मिले, फिर भी इन्होंने इसको हार नहीं माना और कंटिन्यू ये लगे रही और आज सफलता हासिल की। चीज मैं और बोलना चाहूंगी कि मैंने आपको जैसे बताया कि एनएमडीसी का जॉब मैंने क्विट किया था, तो उस वक्त वो सबसे डिप्रेसिंग फेज था मेरा, क्योंकि उस वक्त पूरा खानदान मेरे सर पे चढ़ के तांडव कर रहा था कि क्या जरूरत थी छोड़ने की, क्या सोच के तूने छोड़ा, तू नहीं कर पाएगी। जब मैंने उन्हें बताया कि मैं इस फील्ड में आना चाहती हूँ, नहीं हो पाया, लाइक उनको पूरा यकीन था कि मैं नहीं कर पाऊंगी। तो एक तरह से वो मेरे मोटिवेटर्स रहे हैं, उनकी बातों ने मुझे बहुत मोटिवेट किया है कि अब तो करना है भाई, अपने लिए तो करना ही है, इनको दिखाने के लिए भी करना ही है, साबित तो अब खुद को करना ही पड़ेगा। क्योंकि और मैं इसलिए भी वहां नहीं करना चाहती थी क्योंकि मैं अपनी मेहनत से कुछ करना चाहती थी। मुझे जमीन के बदले मिली हुई नौकरी, जो मुझे ऐसा लगता था मुझे वो खैरात में मिली है, मेरे माँ बाप की वजह से मिली है, वो है तो ही मैं कुछ हूँ, वरना मेरा कोई एग्जिस्टेंस मुझे फील नहीं होता था उस जॉब में। तो मुझे यहीं पर ही आना था, लेकिन वो बहुत ही डिप्रेसिंग था मेरे लिए, क्योंकि जब तक मैंने जॉब छोड़ा तब तक मैं खुश थी, लेकिन जब लोगों को पता चलने लगा कि मैंने छोड़ दिया है तो सबने बहुत परेशान किया है, बहुत ज्यादा। दूसरों की मैं क्या बातें करूं, मुझे फर्क पड़ता है नहीं, मैं वही करती हूँ, सुनो और एक कान से निकाल दो। लेकिन जब खुद की फैमिली वाले बोलने लगे ना तो वो चीजें बहुत लगती हैं। तो वो एक छोटा सा टाइम था, बट फिर मेरा था कि हो गया, आंसू पोंछो, आगे बढ़ो भाई, आगे तो बढ़ना है, वरना जिंदगी भर मैं यही सुनती रह जाऊंगी। इनका मुंह बंद करवाना है तो करना तो है। ओके, तो जैसे आपने बताया है ना, तो डिस्ट्रैक्शन भी बहुत बड़ा पार्ट होता है ना एक एक्सपीरियंस के, एक जर्नी में और फेलियर के लिए। और जैसे आपने खुद बताया कि आपने काफी डाउनफॉल फील किया और एक पीस ऑफ माइंड, आपका पूरा मेंटल हेल्थ पूरा डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो वहां से फिर आप कैसे कम बैक करते हैं? डिस्ट्रैक्शन को आप अवॉइड करके वापस से आप कैसे
कम बैक करते हैं वापस तैयारियों के लिए? आज के टाइम पे तो जो सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है वो है इंस्टाग्राम, फेसबुक, मैं बोलूँगी सोशल मीडिया। सोशल मीडिया बुरी चीज़ है, मैं ये नहीं बोल रही हूँ। मगर अगर आपने अपना कोई गोल सेट करके रखा है, एग्जाम्पल के लिए मैंने अगर अपना एसआई का गोल सेट करके रखा है और अगर मेरा स्क्रीन टाइम सिर्फ रील्स देखने में जा रहा है, पोस्ट देखने में जा रहा है, तो मेरे गोल को तो मैं अवॉइड करके चल रही हूँ ना। तो वो डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करना वो खुद के ऊपर होता है, क्योंकि अगर मैंने कोई गोल सेट किया है, मुझे वो अचीव करना ही है, तो मुझे वहां तक मैं 10 रास्ते लेकर मैं नहीं चल सकती मंजिल तक पहुंचने के लिए। मुझे कोई एक ही रास्ता चुनना है। अगर मेरे हाथ में फोन है तो वो मेरे अंदर होना चाहिए कि नहीं, फेसबुक और इंस्टा मुझसे ना ओपन हो। अगर मैं ओपन कर भी रही हूँ तो या तो मैं विकिपीडिया ओपन करूँ, या तो मैं गूगल ओपन करूँ, या तो मैं यूट्यूब ओपन करके कुछ नॉलेजेबल देख लूँ। ये खुद के ऊपर होना चाहिए, क्योंकि अगर आप वो नहीं कर रहे हैं तो वो गोल आपका है ही नहीं। आपने, आपके दिल में वो गोल है ही नहीं, आपने कुछ सेट रखा ही नहीं है। आप बस एक कंफ्यूज्ड प्राणी है जो आपको खुद को नहीं पता कि आप करना क्या चाहते हैं। और जरूरी नहीं है कि आपका गोल स्टडी रिलेटेड ही हो, कुछ भी हो सकता है। मगर मैं बस ये बोल रही हूँ कि गोल पे फोकस करना जरूरी है। यहाँ वहां अगर रास्ते चलेंगे तो वो गोल कभी अचीव नहीं होगा। ओके, तो हमारे और जो एस्पिरेंट्स है जो एसआई की तैयारियां कर रहे हैं, आप उन्हें कुछ सलाह देना चाहेंगे जो गलतियां आपने की, ताकि वो इस गलतियों को ना दोहराए, इस गलती से बचे? बार बार एग्जाम दें, कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता। जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के फॉर्म्स निकलते हैं आप सब डालिए। आपको एग्जाम देने का भी एक्सपीरियंस होना चाहिए। आप अपनी गलतियों से खुद सीखेंगे। जब आप टेस्ट देंगे आपको खुद को पता चलेगा कि आप क्या गलतियां कर रहे हैं। जब आप जैसे कि मैंने फॉरेस्ट गार्ड में, मैं कुछ कुछ भी एग्जाम्स होते थे मैं सबके फॉर्म डाल देती थी, क्योंकि मुझे सिर्फ एक्सपीरियंस चाहिए था एग्जाम लिखने का। तो मैं एग्जाम देने जाती थी। कभी मैं अपने ओएमआर शीट में 13 के आंसर को 14 में लिख रही हूँ। कभी मैं सोचने में इतना टाइम लगा रही हूँ कि टाइम हो चुका, मुझसे पेपर ले लिया गया, आधा पेपर मैं लिख ही नहीं पाई। तो ये सब जो मैं बार बार गलतियां करती थी, मैं घर पे जाके लिख लेती थी कि ये मुझसे गलती हुई है। और जिस दिन मेरा प्री हुआ, जिस दिन मेरा मेंस हुआ, उसके पहले लोग रिवाइज करके जाते हैं, मैं अपनी गलतियां देख के जाती थी कि ये चीजें मुझे वहां नहीं करनी है। जो करना है वो तो मैंने साल भर पढ़ा ही है, जो नहीं करना है वो भी आपको पता होना चाहिए कि एग्जाम में ये नहीं करना है। ओके, तो दर्शकों, जैसा कि आपने देखा कि कैसे इन्होंने अपना हर दिन का टू डू लिस्ट भी बनाया, और जो गलतियां इन्होंने की उन गलतियों को इन्होंने लिखा ताकि वो गलतियां इनसे दोबारा ना हो, और कंटिन्यू वो मेहनत करती रही, और इन्होंने अपना एक ऐसा ही का एक पोस्ट हासिल कर लिया। तो जिज्ञासा जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आपने अपना बहुमूल्य समय हमको दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और आपकी सफलता के लिए एक बार पुनः आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत थैंक यू। और मुझे भी बहुत अच्छा लगा अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करके। तो मुझे यहाँ इनवाइट करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। तो दर्शकों, ऐसे ही और मोटिवेशन स्टोरीज के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। आप हमारे वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और इसे बस्तर की हर बेटियों तक भेजें, ताकि कोई भी अपने आप को अछूता महसूस ना करे और तैयारियों में वो बने रहे, और एक लगन है, एक जुनून के साथ निश्चित ही जो भी वो चाह रहे हैं वो सफलता हासिल किए करे। आप अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद। जय हिंद।